यह किताब जो हमें स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में डीप इंसाइट प्रदान करती है। यह किताब एप्पल के रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताती है, जिसमें आईपॉड, आईफोन और आईपैड शामिल हैं और अब इसे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विस्तार के रूप में देखा जाता है। यह उनके शुरुआती जीवन और कैंसर से उनकी लड़ाई के बारे में भी बात करती है। स्टीव जॉब्स कौन थे? स्टीवन पॉल जॉब्स एक अमेरिकन आविष्कारक, डिजाइनर और उद्यमी थे जो एप्पल कंप्यूटर के मुख्य कार्यकारी सह संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। एप्पल के क्रांतिकारी उत्पादों को जैसे कि आईफोन, आईपैड और आईपॉड, जिनको आज की आधुनिक तकनीक में टॉप पे देखा जाता है। स्टीव जॉब्स के माता पिता और एडॉप्शन। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनको जन्म अब्दुल फतेह और जोआन कैरोल ने दिया था, जो उस समय शादीशुदा नहीं थे, इसलिए उन्होंने जॉब्स को एडॉप्शन के लिए दे दिया था। एक वर्किंग क्लास कपल पॉल और क्लेरा जॉब्स ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और जॉब्स वहीं कैलिफोर्निया में उनके साथ बड़े हुए। क्लेरा एक अकाउंटेंट थी और पॉल एक कास्ट गार्ड थे। स्टीव जॉब्स के पिता अब्दुल फतेह एक सीरियन राजनीतिक विज्ञान प्रोफेसर थे। उनकी मां जोआन कैरोल एक स्पीच थेरापिस्ट थी। जॉब्स की गोद लेने के थोड़े समय बाद ही उनकी जैविक माता पिता ने शादी कर ली थी। स्टीव जॉब्स को 27 साल की उम्र तक भी अपने बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में जानकारी नहीं थी। स्टीव जॉब्स का बचपन। स्टीव जॉब्स और उनके पिता पॉल, उनके परिवार गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। पॉल ने ही स्टीव जॉब्स को सिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों को कैसे तोड़ा और जोड़ा जाता है। ये जॉब्स की वो हॉबी बन गई जिसने उनको बचपन से ही इस फील्ड में कॉन्फिडेंस दे दिया। स्टीव जॉब्स अपनी एक बहन के साथ बड़े हुए जिनका नाम पैटी था। पॉल जॉब्स एक मैकेनिस्ट थे और गाड़ियों को ठीक करना उनकी हॉबी थी। वो अपने एडॉप्टेड परिवार के साथ माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में रहे। ये क्षेत्र जो पालो आल्टो के दक्षिण में था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में बुनियादी तत्व जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्टीरियो और कंप्यूटर वहाँ बनाए जाते हैं। उस समय से लोग उस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन नामक पदार्थ का इस्तेमाल होता था। स्टीव जॉब्स की पढ़ाई और कॉलेज। स्टीव जॉब्स हमेशा से ही बुद्धिमान और नई सोच रखने वाले इंसान थे। वो फॉर्मल शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे। प्राथमिक स्कूल में बोर हो जाने के कारण जॉब्स बहुत मस्ती करते थे। उनके चौथे ग्रेड में उनके शिक्षक पढ़ने के लिए उनको रिश्वत देते थे। स्टीव जॉब्स पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उनका स्कूल चाहता था कि वो हाई स्कूल को छोड़कर सीधे आगे की पढ़ाई करें, लेकिन स्टीव जॉब्स के माता पिता ने इस बात को नहीं माना। 1972 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद स्टीव जॉब्स ने पोर्टलैंड रीड कॉलेज में प्रवेश लिया। सही दिशा न मिलने पर 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और अगले 18 महीनों तक कोई न कोई रचनात्मक शिक्षा लेने लगे। स्टीव जॉब्स ने बाद में बताया कि कैसे उस समय में एक कोर्स करते समय उन्हें टाइपोग्राफी से प्यार हो गया। 1974 में जॉब्स ने अटारी के साथ वीडियो गेम डिजाइनर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत आ गए। स्टीव वोजनिएक और स्टीव जॉब्स। जब जॉब्स ने होम स्ट्रीट में हाई स्कूल में प्रवेश लिया था, तब वो पहली बार अपने फ्यूचर पार्टनर और एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव वोजनिएक से मिले थे, जो उस समय बार्कले में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ रहे थे। जॉब्स ने ये एहसास किया कि कंप्यूटर मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। जो उस समय सभी कंप्यूटर में फ्रेम होते थे, वो इतने बड़े होते थे कि एक कंप्यूटर से एक कमरा भर जाता था और इतने महंगे कि लोग उन्हें नहीं खरीद पाते थे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ने का मतलब था कंप्यूटर का छोटा होना। स्टीव जॉब्स और वोजनिएक ने अपने कंप्यूटर को दोबारा से डिजाइन किया ताकि लोग उन्हें खरीद पाएं। 1997 में एप्पल सेकंड मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसकी पहले साल की बिक्री $2.7 मिलियन थी। 3 साल के अंदर कंपनी की बिक्री $200 मिलियन तक पहुंच गई। जॉब्स और वोजनिएक ने पर्सनल कंप्यूटर की बिल्कुल एक नई बाजार खोल दी। पर्सनल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू किया। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर का बोलबाला था। एप्पल
कंपनी को लगातार अपने उत्पादों को आगे रखने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता के लिए बहुत सी कंपनीज आ गई थी। एप्पल ने एप्पल थर्ड लॉन्च किया, लेकिन इस नए मॉडल को तकनीकी और विपणन समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस उत्पाद को बाजार से वापस ले लिया गया और इस पर दोबारा काम करके दोबारा लॉन्च किया गया। स्टीव जॉब्स हमेशा से एप्पल की मार्केटिंग फोर्स के पीछे रहे। 1983 के शुरुआत में लीसा को लॉन्च किया गया। ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था जिनको कंप्यूटर की बहुत कम ज्ञान थी। ये ज़्यादा नहीं बिक सकी क्योंकि इसकी कीमत पर्सनल कंप्यूटर से भी ज़्यादा थी। एप्पल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको IBM के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में ये अनुमान लगाया कि एप्पल अपनी मार्केट शेयर का लगभग आधा भाग IBM से हार गया। सन 2007 में PC वर्ल्ड के साथ अपने इंटरव्यू में वोजनियक ने बताया कि कैसे उनकी और स्टीव जॉब्स की दोस्ती इतनी ज़्यादा जमी। उनका कहना था कि हम दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल चिप्स बहुत पसंद थे। बहुत से लोगों को उस समय में ये भी नहीं पता होता था कि चिप्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं और वो क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत से कंप्यूटर बनाए, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर डिज़ाइन में उससे बहुत आगे था, लेकिन हमारे हित बहुत मिलते जुलते थे। दुनिया में चीज़ों को लेकर हम दोनों का ही विचार बहुत स्वतंत्र रवैया वाला था। एप्पल कंप्यूटर को शुरू करना और उसको छोड़ना। 1976 में जब स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे तो उन्होंने और वोजनियक ने स्टीव जॉब्स के फैमिली गैराज में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत स्टीव जॉब्स ने अपनी वोल्क्सवैगन बस बेचकर और वोजनियक ने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को बेचकर की थी। स्टीव जॉब्स और वोजनियक को कंप्यूटर उद्योग में एप्पल के जरिए क्रांति लाने वाला समझा जाता है, जिन्होंने मशीन को छोटा, सस्ता और आविष्कार करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाया। 1980 में एप्पल कंप्यूटर एक सार्वजनिक रूप से काम करने वाली कंपनी बन गई, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग $1.2 बिलियन थी। सन 1984 में एप्पल ने एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मैकिन्टोश। इसके डिस्प्ले में छोटे छोटे तस्वीरें थी जिसको आइकन कहते थे। इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले को आइकन पर पॉइंट करके एक छोटे डिवाइस से बटन दबाना होता था जिसको माउस कहते थे। इस प्रक्रिया ने मैकिन्टोश का इस्तेमाल करना बहुत आसान कर दिया। फिर भी मैकिन्टोश मार्केट में बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाया। इसमें दूसरे पर्सनल कंप्यूटर की तरह फीचर नहीं थे, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। मैकिन्टोश की असफलता ने जॉब्स के एप्पल में पतन होने का सिग्नल दे दिया। जॉब्स ने 1985 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुर्सी पर बने रहे। स्टीव जॉब्स ने अपने कुछ पुराने कर्मचारी को काम पर रखा एक नई कंपनी शुरू करने के लिए, जिसका नाम था नेक्स्ट। 1988 के अंत में नेक्स्ट कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत बड़े इवेंट में लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य टारगेट था एजुकेशन मार्केट। इसके शुरुआती रिएक्शन बहुत अच्छे थे। ये उत्पाद बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाला उत्पाद था। इसकी प्रोसेसिंग गति काफ़ी तेज थी, ग्राफिक प्रदर्शन कमाल के थे और बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम था। ये बहुत महंगा था। इसकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी। इसको दूसरे कंप्यूटर से लिंक नहीं किया जा सकता था और ना ही इसमें कॉमन सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते थे। कंपनी ने अपने स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन स्ट्रीम अमेरिका में बेचने की कोशिश की, लेकिन एप्पल ने 1996 में $429 मिलियन में इस कंपनी को खरीद लिया। नेक्स्ट और एप्पल। सन 1996 दिसंबर में जब एप्पल ने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को खरीद लिया, तब स्टीव जॉब्स ने एप्पल दोबारा ज्वाइन की CEO के पार्ट टाइम कंसल्टेंट के रूप में। उसके अगले साल एप्पल ने अपनी प्रतियोगिता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इन दोनों कंपनी में सेल्स और टेक्नोलॉजी में मोर्चे पर आपस में एक दूसरे को सहयोग देने में सहमत हो गए। अगले 6 सालों में एप्पल ने बहुत से नए उत्पाद और मार्केटिंग रणनीतियां लॉन्च की। सन 1997 में स्टीव जॉब्स ने घोषणा की कि एप्पल इंटरनेट और फ़ोन के जरिए अपने कंप्यूटर को सीधे ग्राहकों तक बेचेगी। एप्पल की दुकान एक बहुत बड़ा सफलता बन गया। एक हफ्ते के अंदर वो इंटरनेट पर तीसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बन गई। 1997 सितंबर में स्टीव जॉब्स को एप्पल का अस्थायी CEO बना दिया गया।
सन 1988 में स्टीव जॉब्स ने iMac की रिलीज़ की घोषणा की, जिसमें कंप्यूटिंग के पावरफुल फीचर थे, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। जुलाई 1999 में iBook लॉन्च किया। ये एक बहुत क्लेम सेव का लैपटॉप था जो बहुत से कलर में अवेलेबल था। इसमें एप्पल का एयरपोर्ट भी शामिल था, जो कॉर्डलेस फ़ोन का कंप्यूटर वर्जन था, जिसमें यूजर को बिना वायर के इंटरनेट सर्फिंग करने का ऑप्शन था। जनवरी सन 2000 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल की नई इंटरनेट रणनीति लॉन्च की। स्टीव जॉब्स ने ये भी अनाउंस किया कि वो एप्पल के परमानेंट सीईओ बन रहे हैं। फरवरी सन 1996 टाइम मैगजीन के लेख में स्टीव जॉब्स ने कहा था कि वो चीज़ जो मुझे और मेरे साथियों को काम करने में मदद करती है वो है जब आप किसी चीज़ को एक सम्मोहक रीजन की तरह देखते हो। कभी कभी आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ कैसे मिलेगी, लेकिन ये पता होता है कि ये आपकी मुट्ठी में है या आपके कंट्रोल में है। इन चीज़ों को अस्तित्व में लाने के लिए अपनी ज़िंदगी के कुछ साल देना बिल्कुल लायक है। स्टीव जॉब्स ने बहुत मेहनत की अपने आइडियाज़ को रोमांचक और इनोवेटिव प्रोडक्ट का रूप देने के लिए, जो बिजनेस और लोगों के लिए थे। पर्सनल कंप्यूटर का पूरा योगदान का श्रेय स्टीव जॉब्स को जाता है। वो सच में कंप्यूटर उद्योग के महान दूरदर्शी थे। एप्पल को दोबारा से बनाना। सन 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल में दोबारा अपनी सीईओ पोस्ट को ज्वाइन किया। जैसे स्टीव जॉब्स को 1970 में एप्पल का श्रेय दिया जाता था, ऐसे ही सन 1990 में एप्पल को दोबारा सफल बनाने का श्रेय स्टीव जॉब्स को जाता है। अपनी नई प्रबंधन टीम के साथ स्टॉक ऑप्शन को ठीक करके स्टीव जॉब्स ने एप्पल को वापस से ट्रैक पर ला दिया। स्टीव जॉब्स के बेहतरीन उत्पाद जैसे iMac, अद्वितीय प्रभावशाली ब्रांडिंग अभियान, ग्राहकों के लिए अनोखे स्टाइलिश डिजाइन ध्यान दोबारा अपनी तरफ खींचा। कुछ ही सालों में एप्पल ने कुछ बहुत ही क्रांतिकारी उत्पाद जैसे मैकबुक एयर, आईपॉड और आईफोन को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने प्रौद्योगिकी जगत को बदल के रख दिया। एप्पल जैसे ही अपने उत्पाद बाजार में लॉन्च करता था, उसके प्रतियोगिता कंपनीज उनसे मिलता जुलता उत्पाद बनाने लगती थीं। सन 2008 में एप्पल अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी म्यूजिक रिटेलर कंपनी बन गई। अपने आईट्यून्स और आईपॉड की वजह से वो दूसरे नंबर पर आई। एप्पल ने फोर्ब्स पत्रिका की सूची अमेरिका की सबसे टॉप कंपनीज यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कंपनी में एप्पल ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। यहाँ तक कि शेयर होल्डर्स बदले में एप्पल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी नंबर 1 पर रही। स्टीव जॉब्स और पिक्सर। सन 1986 में स्टीव जॉब्स ने गार्ग ल्यूक से एक एनिमेशन कंपनी खरीदी, जो बाद में जाके पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिक्सर की पोटेंशियल में विश्वास रखते हुए स्टीव जॉब्स ने अपने खुद के पैसे में से शुरू में उसमें $500 मिलियन का निवेश किया। इस स्टूडियो ने बहुत सी प्रसिद्ध फिल्म बनाई जैसे टॉय स्टोरी, नीमो और द इनक्रेडिबल्स। ये स्टूडियो सन 2006 में वाल्ट डिज्नी के साथ मर्ज हो गया, जिसने स्टीव जॉब्स को डिज्नी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना दिया। सन 2011 में फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि पिक्सर को डिज्नी को बेचे जाने से स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ लगभग 6.5 से $7 बिलियन के आसपास हो गई। अगर स्टीव जॉब्स ने सन 1985 में एप्पल के अपने शेयर बेचे ना होते जब उन्होंने कंपनी छोड़ी थी, तो उनकी नेटवर्थ कम से कम $36 बिलियन के आसपास होती। स्टीव जॉब्स की पत्नी और बच्चे। स्टीव जॉब्स और लॉरेन पावेल ने 18 मार्च सन 1991 को शादी की। ये जोड़ी सन 1990 के दशक में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में मिली थी, जहां पावेल MBA की स्टूडेंट थी। वो पालो आल्टो कैलिफोर्निया में साथ रहे अपने 3 बच्चों के साथ, जिनका नाम था रीड, एरिन और इवे। स्टीव जॉब्स की लड़ाई कैंसर से और मौत। सन 2003 में स्टीव जॉब्स को अपने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में पता लगा। ये एक दुर्लभ लेकिन एक तरह का पेनक्रिएटिक कैंसर था। तुरंत सर्जरी न करवा के स्टीव जॉब्स ने पहले एक पेस्को वेजिटेरियन डाइट लेना चुना। 9 महीने तक जब जॉब्स सर्जरी पोस्टपोन करते रहे, तब एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परेशान हो गए। अधिकारियों को ये डर सताने लगा कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर वापस ले लेंगे अगर उनको ये पता लग गया कि उनके CEO बीमार हैं। लेकिन बाद में स्टीव जॉब्स की बीमारी को गोपनीय रखना ही ठीक समझा गया। सन 2004 में स्टीव जॉब्स की पेनक्रिएटिक ट्यूमर को निकालने की सर्जरी सफल रही, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की।
सन 2009 में रिपोर्ट में आया कि स्टीव जॉब्स का बहुत ज़्यादा वजन घट गया है। कुछ लोगों ने माना कि उनका स्वास्थ्य दोबारा से बिगड़ गया है, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत थी। स्टीव जॉब्स ने इन सब के जवाब में कहा कि वो हार्मोन असंतुलन से जूझ रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो 6 महीने की छुट्टियों पर चले गए। स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉय को ईमेल मैसेज में कहा कि जितना उन्होंने सोचा था उसका कहीं ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के मुद्दे जटिल हैं। उन्होंने टिम कुक, जो एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनको एप्पल के हर रोज के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया। 1 साल तक सुर्खियों से बाहर रहने के बाद 9 सितंबर सन 2009 को एप्पल के एक इवेंट में स्टीव जॉब्स ने एक कीनोट डिलीवर किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सन 2010 के आसपास सेरेमनी के मास्टर के रूप में नजर आते थे, जिसमें आईपैड की लॉन्चिंग वगैरह थी। जनवरी सन 2011 में स्टीव जॉब्स ने ऐलान किया कि वो मेडिकल छुट्टी पर जा रहे हैं। अगस्त में उन्होंने एप्पल में सीईओ की पद से इस्तीफा दे दिया और सारा काम टिम कुक को सौंप दिया। 5 अक्टूबर सन 2011 को पालो आल्टो में 1 दशक तक अपने कैंसर से लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई और उस समय 56 साल के थे। तो आपने स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी के बारे में जाना और समझा। आशा है कि आपने इसमें से अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बहुत कुछ सीखा होगा।